सो नेक्स्ट चैप्टर जो नीट के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक, जो कम से कम आपका पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन तो लेके ही जाता है, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पर 2 क्वेश्चन हम डन करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स के अंदर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बाद में मैं लेने वाली हूँ पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन, और केमिकल बॉन्डिंग में आपका डन करवा चुकी हूँ। तो बच्चा लोग, फ्यूचर डॉक्टर्स, बी रेडी। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले अभी अभी हमने जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो डी एंड एफ में हमें सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए डी ब्लॉक का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया डी ब्लॉक का। सिमिलरली अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns 1 to 2, ये आपका ns2 ओनली, ये आपका क्या होता है एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बैकपुट होता है यहाँ से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस और पी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेन क्वेश्चन जो यहाँ से सेट होता है, कौन से 3 एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो कि डी ब्लॉक के नहीं है पर उन्हें डी ब्लॉक, यहाँ पर डी ब्लॉक के हैं पर उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। जल्दी से बताइए, ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते, बट ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बट इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। यहाँ पर आपको बेसिक, यहाँ पर सारा का सारा थ्योरी दे रखी है, आपको कहीं और से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड 2 सीरीज आपका एफ ब्लॉक के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है। हमने क्या बोला, यहाँ पर 3 सीरीज जो प्रेजेंट है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो होता है 3D 4D और 5D सीरीज में, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिन बच्चा लोगों को नहीं याद 3D 4D और 5D सीरीज हमारे पास में, यहाँ पर उनको एक बार में तरीका बता देती हूँ। साइंस टीचर वीना कृपलानी, मन पे को नी क्यों जान। सेकंड सीरीज जो है, यारी जरा निभा मौत तक रुक रहा पड़े आग में कूदना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये हमारे पास में तीनों सीरीज है जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कंपटीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस के बेस पर भी हमारे काफी क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक रेडियस। पीरियडिक में हमने अभी अभी देखा था कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, बट डी ब्लॉक में इस तरह का वेरिएशन नहीं मिलता। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में अगर हम इन्हीं सीरीज में बात करें, मैं इनको नाम दे दूं 1 to 10, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट अगर हमारे पास में तीनों सीरीज में है, तीनों में सेम ट्रेंड आपका फॉलो होता है। स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट तक आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, देन हमारे पास में 8 तक अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है और 9 से 10 में एकदम से इंक्रीज हो जाता है। रीजंस क्या क्या है बच्चा यहाँ पर इसके, यहाँ क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज डिक्रीज होता जाता है। लेकिन हम देखते हैं D4 में हमने एक्सेप्शंस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, याद है D4 की जगह 5 आ जाता है, तो अंदर वाले शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर लगने लगता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लग ही रहा था, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। आखिरी में यहाँ पर क्या आता है आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से साइज जो होता है एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास में हुआ अलोंग द पीरियड अबाउट डी ब्लॉक की तीनों सीरीज का। अब अगर हम बात करते हैं नीचे 3D से 4D, 4D से 5D में आ रहे हैं, तो ऊपर से 3D, इन दोनों में साइज जो होता है इंक्रीज होता है, जबकि 4D से 5D में वापस यहाँ पर इक्वल हो जाता है। रीजन खटाखट सोचिए, आप कर रहे हैं यहाँ पर क्विक रिवीजन, तो आपका दिमाग मेरे साथ में उतनी ही स्पीड में चलना चाहिए जितनी स्पीड में मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। जिंक से कैडमियम क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर लग जाता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है, और शेल्स बढ़ते हैं तो साइज जो होता है वो बड़ा होता जाता है। इससे साइज डिक्रीज होगा, इससे साइज इंक्रीज होगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे
और ऐसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्टिनियम, रुबिडियम, रुबिडियम, ऑस्मियम, इन सब का साइज जो होगा, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनका साइज जो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ये हो गया आपका रेडिया बेस्ड, एटॉमिक रेडियस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका पहला टॉपिक था। यहाँ पर आपको थ्योरी पूरी लिख के दे रखी है, अगर किसी को थ्योरी वाइज पढ़ना है एक बार स्टेटमेंट वाइज, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं फटाफट से। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5D से जो 6D में आ रहा है हमारे पास में, उसका पॉइंट हो गया, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या 4 कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट के, और अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट आ गया तो उसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना होता है। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास में कॉपर है और जिंक है, इसके IP1 का बात किया जा रहा है और इसके IP2 का बात किया जा रहा है। कॉपर जो है हमारे पास में, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 3D9 4s2 की जगह 3D10 4s1 हो जाता है, यहाँ पर 3D10 4s2 हो जाता है। ये फुल फिल्ड है तो इसका IP ज्यादा होगा कॉपर के कंपेयर में। लेकिन जब हम कॉपर का अगर कंपेयर कर रहे हैं सेकंड, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये हो गया है 3D10 और ये हो गया है आपका यहाँ पर 3D10 4s1। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो इस केस में जिंक कम हो जाएगा, कॉपर आपका ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम आईपी के क्वेश्चंस ट्रेंड बेस्ड रट्टा ना मार के कॉन्सेप्ट वाइज कर सकते हैं। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्यों, क्या रीजन है कि वेरिएबिलिटी, जैसे हम ग्रुप 1 का देखते हैं, ग्रुप 1 का क्या होता है, यहाँ पर +1 होता है, ग्रुप 2 का क्या होता है +2 होता है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 में कुछ वेरिएशन होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में तो भर भर के एक्सेप्शंस यहाँ पर सॉरी वेरिएशंस होते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने ऐसा सा माइंड सेट कर दिया था ना तुम लोगों ने, एक्सेप्शन एक्सेप्शन वर्ड निकलता है एक्सेप्शन, भले ही वो वेरिएशन हो, कोई रीजन हो उसका। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ n-1d प्लस ns ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैडम आपने ये डब्बे में जो सजा के लिख रखे हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, तो इसके लिए हम देखते हैं स्कैंडियम जो हो गया 3D14s2 है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +3 हो गया। टाइटेनियम है 3D24s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले फिर एक तो +2 +3 +4। इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीज है, ये हमारे पास हो जाएगा 3D5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले फिर 1 2 3 4 5, तो +2 से लेकर +7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब स्कैंडियम सीधा +3 क्यों लिख गया, यहाँ +2 और +3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्कैंडियम जो होता है नोबल गैस में पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ना लूज करके फटाफट से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बच्चा अगर अभी आपने जो स्पेशली नीट का चैनल बनाया गया है, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देने वाली हूँ नीट का पूरा केमिस्ट्री का 100% कंटेंट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन से नीट 2025 में आने वाले हैं, और लास्ट में देने वाली हूँ फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा महा मैराथन, मतलब आपको 9 से 10 घंटे के अंदर मैं पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री भी देने वाली हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर लीजिए, पेपर के बाद वापस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई। वेरिएबिलिटी हमने देख लिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ मिडिल एलिमेंट्स में वेरिएशन ज्यादा क्यों प्रेजेंट होते हैं, जैसे +2 से +7 हो रहा है, लास्ट में जैसे +2 है, इधर आखिरी में केवल +3 है, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन के आपके नंबर जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आयनिक कैरेक्टर रखता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं वो हैवियर मेंबर्स होते हैं जनरली, और अगर कोई भी एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डाउन द सीरीज आने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसीलिए
K-4, K2Cr27 ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये हमारे पास में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, उससे पहले हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी और, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर के। अब मेटेलिक कैरेक्टर कैसे निकाले मैडम? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखा जाएगा? यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे n-1d और ns में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए यहाँ पर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी में रखते हैं आपका D5S1। जैसे क्रोमियम हो गया 3d5 4s1, ऐसे ही मोलिब्डेनम हो गया 4d5 5s1। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और टंगस्टन जो होता है वो हाईएस्ट हमारे पास होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है, जिसकी वजह से बल्ब फिलामेंट्स में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या होते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मरकरी जो होता है लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आ सकते हैं, हार्डेस्ट मेटल्स पूछ लिया। ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर में एक पॉइंट और हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ऑस्मियम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हाईएस्ट होता है, दैट इज +8 होता है। ये हमारे पास में यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और मेटेलिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस हुए। अब अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी की, तो फ्लोराइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं, लोअर में नहीं होते। समझिए पॉइंट को, स्टेबिलिटी फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जो होती है वो हमारे पास में किसकी बेसिस पर होती है, उसकी लैटिस एनर्जी के बेसिस पर होती है यहाँ पर। इसलिए, और या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पर होती है। इसलिए VF5 एग्जिस्ट करता है, CrF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन VF2 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल आपके नहीं होते हैं। उसी के हमने यहाँ पर एग्जांपल्स ले रखे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक कॉमन क्वेश्चन, कॉपर जो होता है Cu2+ जो होता है एक्वस फेज के अंदर यहाँ पर प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में जाके Cu2+ और इसमें चला जाता है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है बच्चा लोगों? डिसप्रपोर्शन होती है जब एक ही कंपाउंड में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्ट रीजनिंग वाले पॉइंट्स हो गए जो कि आते हैं। ये रहा आपका पोटेशियम का यहाँ पॉइंट, Cu2+ जो होता है, Cu2+ जो होता है ये 2+ और Cu में कन्वर्ट हो जाता है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में जाके, उसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर एक्वस फेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इसका होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, वरना मैं अभी कराऊंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी आप ये समझिए कि वो हाइड्रेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, एंथैल्पी हाइड्रेशन एनर्जी पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी वगैरह, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। और कॉपर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होती है, इसकी E0 की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉपर डज नॉट लिबरेट, हम बोल रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म एसिड्स, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। और तीन वेरिएशंस जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मैग्नीज का, निकल का और जिंक का। E0 की अगर 3+ से 2+ की वैल्यू, ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है पेपर का, इसमें थोड़े से आप लोग अटक जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ट्रेंड्स के अंदर, अगर हम जिंक की बात कर रहे हैं, Zn जो होता है उसकी वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या होती है, यहाँ Mn3+ की क्या होती है, यहाँ पर 2+ से कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है हाफ फील्ड गेन करने के लिए।
सिमिलरली Zn+2 की फुलफिल्ड होने के लिए। और ऐसे ही निकल जो होता है उसकी हमारे पास में वैल्यू जो होती है मोर नेगेटिव होती है, क्योंकि इसका मोर नेगेटिव यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी हो जाता है। ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है जो कि इसके लिए हमें यहाँ पर याद होने चाहिए। ऐसे ही Fe3+ जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है Fe2+ से, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये D5 में प्रेजेंट होता है। स्कैंडियम जो होता है Sc3+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख लेता है, ये +2 की फॉर्म में नहीं होता, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के कुछ वेरिएशन से, वरना नॉर्मल क्या होता है ये लेस नेगेटिव हमारे पास में होती जाती है। सब पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए +2 Zn जो होता है हाफ फिल्ड, यहाँ पर फुल फिल्ड के लिए निकल की वैल्यू जो होती है नेगेटिव हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी की। जो जो मैंने यहाँ बताया है आपके सब पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा पूरे नोट्स का। आप कहीं और से ना भी पढ़ के आए तो नीट के पेपर में बहुत आराम से बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं, केवल इतना पढ़ के जा रहे हैं तो भी। रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो हमने देखा बहुत सारे वेरिएशन है, यहाँ एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन है, आईपी का वेरिएशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन है, मतलब जो भी फैक्टर्स रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो करती है यहाँ पर रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरी करती है। जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, लेस नेगेटिव ई नॉट की वैल्यू होती जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिफर करती जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका डी&एफ ब्लॉक में से, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। कलर ट्रांसफॉर्मेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जनरली होता है। दिस इज स्टार मार्क टॉपिक। हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपके पास में डायमैग्नेटिक। म्यू का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, √n+2 बोर मैग्नेटॉन। एन जो होता है आपका वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपके आंसर्स आ जाएंगे गलत। जैसे इसमें पूछ लिया कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक नेचर या हाईली मैग्नेटिक कौन सा होगा, हमें ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए, Cr+ हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर +2+3 ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमारे पास में दे दिए। अब बच्चे क्या करते हो तुम लोग, 3d6 4s2 की जगह अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 4s2 3d6, सही तो वो भी है, लेकिन वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन को मैच नहीं करता तो वो आंसर गलत लेके आता है। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था। तो 3d6 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। कैसे बच गए 4, वो भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी म्यू की वैल्यू निकालने को होती है तो दैट इज √nn+2 4 4+2 बोर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास में यहाँ पर इसका म्यू का वैल्यू हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। 3d6 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 1 यहाँ से, तो ये क्या हो गया 3d5, 5 आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम है Sc+3 ले लो, ये +1 में तो होता ही नहीं है, +3 है तो ये क्या हो जाएगा 3d1 4s2, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये आपका बच गया 3d0, इसका मतलब यहाँ तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और ये होता है आपका 3d5 4s1, क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो आपका बचेगा 3d3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 3, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया आपका Fe3+ का हो गया। ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करा दिया यहाँ पर। दूसरा, अगर बोला कि कलर आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी कौन से रखते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां से पास होने वाली एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी का फॉर्मूला Sc/λ, लैम्डा बदलता है, वेवलेंथ बदलता है तो आपका कलर बदलता है। तो ये हमारे पास में रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? कोई डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कुछ पढ़ना है, कहाँ कहाँ आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है आपके इस कंटेंट से आने वाले पेपर में। ये कलर्ड फॉर्मेशन आपका सारा हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास डायरेक्ट आती है, लाइक दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब
कुछ एटम्स के बीच में एक स्मॉल एटम आके ट्रैप हो सकता है, चिपक सकता है। अब आप लोगों ने क्योंकि वो तो पढ़ नहीं रखा सॉलिड स्टेट, क्योंकि आपके कोर्स में से तो हट गया था, तो यहाँ पर ये जो खाली स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड। अब इस जगह पर अगर कोई एटम आके ट्रैप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनके एटम्स का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो उसमें कोई भी चीज बीच में आके आराम से सेटल डाउन हो सकती है। और दूसरा रीजन, यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये कंपैरेटिवली हार्डर होंगे, ये हार्डनेस के मामले में बहुत ज्यादा है, इनका मेटेलिक कंडक्टिविटी जो होती है वो रिटेन रहती है, केमिकली इनर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं पूरा पैक स्ट्रक्चर बना के। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ याद रखिएगा। सिमिलरली ये क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। एलॉय फॉर्मेशन मतलब मेटल मेटल का मिक्सचर, नॉन मेटल का मिक्सचर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका सिमिलर सेम पॉइंट, अगेन इनका सिमिलर रेडियाई होता है, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एलॉयस का, वो कंपैरेटिवली हाई होता है, जिससे बनते हैं उनके कंपेयर में। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ब्रोंज जो होता है आपका कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। कभी कभी मैच दी कॉलम में इनको भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही देखा होगा ज्यादातर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब हमारे जैसा काम करते हैं, जो कि आपकी रिएक्शन की पढ़ाई की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी मेहनत को कम कर रहे हैं, और जहां थे वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमारा कोई काम नहीं है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन हम कहां तुम कहां, वो वाली कंडीशन। तो बच्चा यहाँ कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होनी चाहिए, तब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होता है, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की वजह से ये क्या करते हैं, इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और कैटलिस्ट की तरह यहाँ बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया आपका, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, काफी हमने यहाँ पर पढ़े होंगे जो कि इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट और डी ऑर्बिटल होता है, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स थे डी ब्लॉक के, जो वेरिएशन वाइज क्वेश्चन थे, रीजनिंग क्वेश्चन थे, नो रट्टा मार, हम सीधे से कॉन्सेप्ट वाइज इनको एक बार समझ के जाएंगे तो क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। ऑक्साइड्स और ऑक्सो आयंस की बात करते हैं, तो हमें पता है कोई भी एलिमेंट अगर अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे MnO है, तो वो बेसिक होता है। अगर कोई अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे +7 में हो गया, मैग्नीज +7 में हो गया तो एसिडिक हो गया, MnO में हो गया, लोअर में हो गया तो बेसिक हो गया। तो हमारे पास में जैसे जैसे स्कैंडियम में बेसिक हो गया, TiO जो गया बेसिक हो गया, बेसिक हो गया, और TiO2 क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। हमें इसमें एग्जाम्पल किसके याद रखने हैं, मैंने पीरियडिक में ट्रिक बताया था, जनाबे अली वाला, याद है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कैसे याद रख सकते हैं, पीरियडिक में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर आप वेनेडियम का एग्जाम्पल अलग से याद करके जाइएगा। V2O5 दिखने में हमें एसिडिक लगता है, लेकिन वो बेसिक होता है, लेस बेसिक होता है। V2O4 जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। ये एग्जाम्पल हमें अलग से याद रखने, ये तो जनरल एग्जाम्पल हो गए हमारे। उसके अलावा हमारे पास में जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है यहाँ पर, दैट इज K2Cr2O7। इसकी रिएक्शन बेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसकी प्रिपरेशन तो याद होनी चाहिए। K2Cr2O7 किससे मिलकर बनता है, पोटेशियम क्रोमेट जो होता है Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करा रहे, क्रोमाइड बनता है यहाँ पर। इसको जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर Na2Cr2O7 बनता है, फिर KCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका K2Cr2O7 बनता है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये सामने वाले को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब खुद का रिडक्शन कराता है और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवाते हैं।
तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर बेसिक मीडियम में ये CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम में Cr2 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आयोडीन आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर के अंदर, Sn+2 को +4 में, फेरस को फेरिक में, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होने का काम कर रहा है। जैसे K2Cr2 है, सिमिलरली वैसे ही आपका KMnO4 है। प्रिपरेशन आपको याद होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन के बाद में सिमिलरली एसिडिक नेचर रखता है। ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या टाइम हो रहा है बच्चों, कितना टाइम हो चुका है लेक्चर को? 25 मिनट्स हुए हैं। आपको 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक में खत्म कर दूंगी। यहाँ हमारे पास में क्या है, N-1D। ये क्या होता है, अंदर वाले शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दो सीरीज प्रेजेंट होती है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होता है उसको पढ़ना आसान होता है एक्टेनॉइड के कंपेयर में, क्योंकि लेंथेनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है स्टेबल होता है, दैट इज +3, जबकि एक्टेनॉइड्स में +2 +3 +4 आपका वेरी करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले पॉज करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर आगे पढ़िए। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डी ब्लॉक के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्टेनॉइड्स में ज्यादातर एलिमेंट आपके क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं तो भी उनको पढ़ना मुश्किल होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। इसमें मैंने आपको एक्सेप्शंस याद करवाए थे, कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक बताया था कि यहाँ पर D की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 4F7 की जगह 8 की जगह 7 आ जाता है। ये हमारे पास में गैडोलियम जो होता है 64, ये नंबर बहुत पूछा जा रहा है पेपर में, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन मिस मत करके जाइएगा। ऐसे ही हमारे पास अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसमें पढ़नी है ब्लॉक में वो सिर्फ ये है एटॉमिक रेडिया है। एटॉमिक रेडिया रेगुलर इंटरवल में लेंथेनॉइड्स में डिक्रीज होता है। आपको सबको पता होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही 4F में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो लगाना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहता है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट चाहता है, लेकिन वो क्या करता है अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ध्यान से समझिए, जैसे अगर मैंने बोला ये 4F है, ये 5D है और 6S है, हमें पता है 5D तो लगभग खाली रहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4D में पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वो क्या करता है अंदर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाता जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। ऑप्शन में आपको ये वर्ड मिले, सीधा टिक मार देना। इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कंपेयर करते हुए चलती हूँ एक्टेनॉइड्स को, एक्टेनॉइड्स में साइज जो होता है इरेगुलर पैटर्न में डिक्रीज होता है, क्योंकि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता जितना इफेक्टिवली हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, वो पुअर हो जाता है कंपैरेटिवली। दूसरा अगर हम बात करते हैं बाकी प्रॉपर्टीज की, ये क्या है हमारे पास आईपी, इसका साइज बड़ा होने की वजह से कंपैरेटिवली लो होता है। फर्स्ट आईपी जो होता है वो 600 किलो जूल तक होता है और सेकंड आईपी जो होता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 1200 किलो जूल तक होता है। यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। ये कलर्ड आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है F1 से लेकर F13 तक यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये कलर्ड आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे। सिमिलरली मैग्नेटिक नेचर भी सेम हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लेंथेनॉइड का अभी बोला था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर स्टेबल होता है, लेकिन Ce और Gb का जो होता है वो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ये ओकेशनली हम बोल सकते हैं यहाँ पर +2 एंड +4 आयंस इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड, मतलब ये जरूरी नहीं है हमेशा हो, ये हमारे पास में हो सकते हैं हाफ फील्ड वगैरह गेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड की बहुत इजीली पढ़ी जा सकती है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है +3 है तो बहुत आराम से बता सकते हैं कार्बाइड कौन से बनेंगे, नाइट्राइड कौन से बनेंगे, सल्फाइड कौन से बनेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए आप इसे,
हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई Ln2O3 बन गया, एसिड के साथ में कराई हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, हैलोजेंस के साथ में यहाँ पर LnH3 बन गया। बहुत आराम से इसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिनॉइड की, तो हमने देखा यहाँ यूरेनियम के बाद प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 आपका वेरी करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन जो होता है वो इरेगुलर पैटर्न में डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर पुअर शील्डिंग होता है 4f इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न में आपका डिक्रीज होता है। ये आपके रेडियाई के यहाँ पर ऑर्डर हो गए। ये फिर आपका 96 जो हो गया वो एक्सेप्शन वाला केस होगा, जो कि आपको याद रखना रहेगा। 4 8 की जगह 7 कर दो। अगर हम आईपी की बात करते हैं तो इसका आईपी लैंथेनॉइड के कंपेयर में छोटा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? साइज है बड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आसानी से, तो आईपी क्या होगा, कम होगा। कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी सेम हो गई। तो ये सब तक हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, बहुत ही आराम से स्कोर करा देने वाला चैप्टर होता है ये। जरा सा हम फटाफट से इसमें नीट में प्रीवियस 2024, 23, 22 में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए उन पे नजर डाल लेते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन जो है या तो आप ऑर्गेनिक में से भी कंसीडर कर सकते हैं या आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कोल्ड डाइल्यूट जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। जिन बच्चा लोगों को नहीं पता रट्टा मार लेना यहीं से। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, किसका स्पिन सेम होगा, जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके सेम आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं दिख रहा होगा आपको, हो सकता है Zn2 और Ti+2। Zn+2 में 3d10 है, जबकि यहाँ पर टाइटेनियम 3d2 4s2 होता है, तो ये क्या बचा, केवल 3d2। ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है Cr+2 और Fe2+, इसके अंदर 3d6 बच रहा है और यहाँ पर आपका 3d4 बच रहा है, शायद तक 3d5 4s1 होता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग हमारे पास में है, तो बी आपका एक सही ऑप्शन हो गया, दोनों में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन दिया है Ti+3 और Cu2+, ये क्या हो गया आपका 3d9 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और टाइटेनियम साइंस टीचर 3d34s1, ये भी आपका सही हो गया। 3d24s2 होता है, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन निकला 3d1, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, ये भी आपका ऑप्शन सही है बी और सी। तो ये आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ये आपका एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको ढंग से करना आना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो अपने मैक्सिमम उसमें प्रेजेंट होगा, तो ये तो सीधा Ce4+ और आपका Tb+4 उसका हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो प्रेजेंट है, ultraviolet light absorb bands in the spectra of lanthanoid ions X, probably because of excitation of electron involving Y. The X and Y are, हमारे पास में क्या बोला है, यहाँ पर क्या होगा, ब्रॉड होगा या नैरो स्पेक्ट्रम बनेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। और दूसरा हमारे पास किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर हमें पता है लैंथेनॉइड है, तो यहाँ पर हमारे पास n-1d और n-2f दोनों की यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है, तो यहाँ d एंड f ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट कर सकता है, और यहाँ f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और नैरो स्पेक्ट्रम जो होगा वो यहाँ पर फॉर्म होगा। एटॉमिक से मिलाता हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर फॉर दी फॉलोइंग। अगर हमें पूछा लैंथेनॉइड, ये तो मैच दी कॉलम है, हमें पता है डी ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीज प्रेजेंट होता है, एस ब्लॉक में सीजियम प्रेजेंट हो गया, पी ब्लॉक में, ये तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, लैंथेनॉइड हो गया सीरियम, ये कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था आपका, सीधा आपको पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ प्रेजेंट है इतना तो करते करते याद हो गया होगा। अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर, पीई तो नहीं होगा, यहाँ PET3 AsPH3 are ligands can form d-pi bond with transition element। अगला बोला है NN सिंगल बॉन्ड इज एन स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्ड टू PP सिंगल बॉन्ड। NN का ऑब्वियस सी बात है एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि P में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो ये ही हमारे पास में क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो सेकंड आंसर हो गया।
नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन सही है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन में अगर डी ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है तो फिर वो पी पाई कैसे करेगा। ये पी ब्लॉक मिलाता हुआ क्वेश्चन था आपका, तो मिक्स क्वेश्चन था आपका, ये एग्जैक्टली पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं था, ना डी ब्लॉक का था, मिक्स क्वेश्चन था आपका ये। वापस मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर किस किस का पूछा, Ti+3 हमारे पास में, Cr+2 ऑप्शंस में लिख देती हूँ, ये है Cr+2, नेक्स्ट ऑप्शन है Mn+2, नेक्स्ट ऑप्शन है Fe2+ और Sc3+। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, ये तो 0 होता है, हटा दो, इसमें 3d6 बचता है, यहाँ 3d5 बचता है, क्रोमियम में 3d4 बचता है और यहाँ पर 3d1 बचता है। हमें बोला स्पिन मैग्नेटिक सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, 4 और 6 में Cr+2 के अंदर बी और डी में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये आपका इस तरह से करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम देख के क्वेश्चन। अगला ई नॉट के आगे ही डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ई नॉट का ही डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है। ये आपका 2024 की नीट के पेपर का ही क्वेश्चन है। Mn3+ और 2+ की वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है Cr+3 और इससे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला जाता है। अभी अभी हमने देखा था ये कंडीशन। अगला क्वेश्चन लैंथोनाइड डायमैग्नेटिक, सेम क्वेश्चन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, अनपेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर यहाँ पर कर लेना। ये डायरेक्ट आपका लैंथोनाइड और एक्टिनोइड का सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ आयन, वापस आ गया वैसा ही क्वेश्चन। 2+ जो होता है Cu+ सॉल्ट के को सॉल्यूशन में नहीं एग्जिस्ट करता ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये हमने पढ़ा था वहां पर कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है Cu2+, तो वो क्या करता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ, और ट्रांजिशन में, मैम ये क्वेश्चन तो हम देख के छोड़ देंगे, इतनी थ्योरी कौन पढ़ेगा बच्चा। बायो में तो इससे भी बड़ी बड़ी थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये मक्कारी तो बिल्कुल भी मत करना। All the transition metal except vanadium form ammo oxide which are ionic। क्या स्कैंडियम को छोड़कर जितने भी हमारे पास में कंपाउंड्स बनते हैं ऑक्साइड के, वो आयनिक होते हैं नहीं। यहाँ पर हमारे पास में स्कैंडियम+3 में होता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप इन ट्रांजिशन एलिमेंट अटेंड, यहाँ Sn+3 से Sn+7, ये भी ठीक है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम B2, मैंने बोला था ये पॉइंट याद रखना, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता, ये एक्सेप्शन वाला केस है। ये हमारे पास लेस बेसिक, एम्फोटेरिक और बेसिक हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, यहाँ पर वेनेडियम B2O4 एसिडिक, ये भी गलत हो गया। एम्फोटेरिक अभी बताया, ये सही है, ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। तो सी और डी आपके गलत हो गए यहाँ पर ऑप्शन में, सी और डी भी आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया। तो ये थ्योरी बेस अच्छा क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईपी इंक्रीजेस अलोंग ईच सीरीज ऑफ द लैंथेनॉइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या आईपी इंक्रीज होता है, स्मॉल वेरिएशन मिलते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इररेगुलर ट्रेंड में चलता है, बीच में हाफ फील्ड आने की वजह से जो आईपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब बी इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास में ए नहीं, यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है, इंक्रीजेस, स्मॉल वेरिएशन लिख दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये सही बात है। इफ द लाइट अबव द अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, स्टेटमेंट सही है। तो आपका ए और बी दोनों ही सही था और एक्सप्लेनेशन भी सही था, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बचते हैं। 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, हम फटाफट देख लें। आईपी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड। अगर हम बात कर रहे हैं आईपी का, क्या टाइम आपका हो रहा है, मैं टाइम को थोड़ा देख के हुए चलती हूँ, मैं कम से कम टाइम में आपका ये चैप्टर खत्म कराना चाह रही हूँ, क्योंकि लैंथेनॉइड आर अर्ली एक्टिनॉइड्स लोअर देन दी अर्ली एक्टिनॉइड्स। आईपी क्या होती है, एक्टिनॉइड्स की कम होती है, बिल्कुल साहब सही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन 5f ऑर्बिटल, ये भी सही बात है।
तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और ये हमारे पास में करेक्शन ये भी सही है। गैडोलियम आ ही गया फाइनली। लो थर्ड आईपी देखने के लिए पहले तो हमें पहुंचना पड़ेगा वहां तक। स्मॉल साइज नहीं होता, हाई इलेक्ट्रोनेटिक बेसिक नेचर नहीं होता, केवल इसका एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका आईपी जो होता है वो ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनाइट में ग्रेटर ग्रेजुअल होता है देन इलेक्ट्रोनाइट्स, वही 5f ऑर्बिटल जो होता है उसका पुअर शील्डिंग होता है। ये मैंने आपको बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक के सारी कंप्लीट थ्योरी और पीवाईक्यूज जिस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आने वाले चैप्टर्स के लिए, वन शॉट्स के लिए, महामैराथन के लिए और अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।